क्या आपने कभी सुनी है एक रहस्यमयी मौत की कहानी, जहां एक अज्ञात व्यक्ति का शव समुद्र तट पर मिला? यह कहानी एक ऐसे रहस्य के बारे में है जो पिछले 75 वर्षों से अनसुलझा है। उसकी पहचान, उसकी मृत्यु का रहस्य और वह अंतिम पुस्तक जो उसके पास थी, सब मिलकर एक दिलचस्प कड़ी बनाते हैं। क्या वह एक साधारण इंसान था या एक खुफिया जासूस? उसकी मौत आत्महत्या थी या हत्या? आइए इस गूढ़ कहानी में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि यह अनजान आदमी कौन था। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानियों में। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। तो आज हम बात कर रहे हैं एक रहस्यमयी व्यक्ति सोमरटन मैन की, जिसकी लाश 1 दिसंबर 1948 को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के सोमरटन पार्क के समुद्र तट पर पाई गई थी। ये मामला बेहद अनोखा है और इसे तमाम शुद्ध वाक्यांश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है यह समाप्त हो गया या यह खत्म हो गया। इस वाक्यांश का संबंध उस कागज के एक टुकड़े से है जो उस व्यक्ति की पतलून की जेब में मिला था। यह टुकड़ा उमर खय्याम की प्रसिद्ध पुस्तक रुबाइयात के लास्ट पेज से फाड़ा गया था। उमर खय्याम 12वीं सदी के एक महान कवि थे और यह रहस्यमय संबंध इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। इसके बाद पुलिस की सार्वजनिक अपील के तहत वह किताब मिल गई जिससे पन्ना फाड़ा गया था। किताब के पिछले कवर के अंदर डिटेक्टिव्स ने कुछ लिखावट के निशान पाए, जिसमें एक स्थानीय फोन नंबर, एक अज्ञात नंबर और एक कोड जैसा संदेश शामिल था। यह कोड अब तक समझ नहीं आ सका है। इस तरह यह रहस्य और भी गहरा होता जाता है। इस मामले में सार्वजनिक रुचि कई कारणों से बनी हुई है। यह मौत शीत युद्ध के समय पर हुई थी, जो मुख्यतः यूएसए और यूएसएसआर के बीच 1947 से 1991 तक चला। देखने में लग रहा था कि शायद किसी ने इसको झड़ दिया था। इस मामले की गहराई को समझते हुए गवाहों ने बताया कि 30 नवंबर की शाम को उन्होंने उसी स्थान पर एक व्यक्ति को लेटे हुए देखा जहां बाद में लाश मिली थी। एक कपल ने लगभग 7 बजे उसे अपना दायां हाथ उठाकर फिर डीला छोड़ते हुए देखा। एक और जोड़े ने 7:30 से 8 बजे के बीच उसे देखा, लेकिन वह उस आधे घंटे में हिला नहीं। हालांकि उन्होंने सोचा कि मच्छरों के बावजूद उसकी कोई प्रतिक्रिया न देना अजीब था। उन्होंने मान लिया कि वह नशे में या सो रहा है, इसलिए आगे जांच नहीं की। पुलिस ने सभी अखबारों, टीवी चैनल्स और मीडिया में इस आदमी की फोटो छापी, यहां तक कि यह न्यूज़ इंटरनेशनल बन चुकी थी। फिर भी किसी ने इसे नहीं पहचाना। इस बीच 1959 में एक गवाह सामने आया और पुलिस को बताया कि उसने और 3 अन्य लोगों ने 30 नवंबर की रात को सोमरटन पार्क बीच पर एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को अपने कंधों पर एक अन्य व्यक्ति को उठाए हुए देखा था, ठीक उसी रात जब लाश मिली थी। इस बयान की रिपोर्ट जासूस डॉन ओडोहर्टी ने दर्ज की थी। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट जॉन बर्टन के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 साल थी और वह ब्रिटिशर जैसा दिखता था। उसकी शारीरिक स्थिति बेहतरीन थी। वह 5 फुट 11 इंच लंबा था। उसकी आंखें ग्रे थीं, बाल हल्के भूरे थे। उसके कंधे चौड़े और कमर पतली थी। उसके हाथ और नाखूनों पर शारीरिक श्रम के कोई निशान नहीं थे। उसके बड़े और छोटे पैर की उंगलियां एक नुकीले आकार में मिलती थीं, जैसे किसी नृत्यकार या ऐसे व्यक्ति की जो नुकीले जूतों या बूट्स पहनता हो। इस प्रकार यह मामला एक जटिल पहेली बनता गया, जिसमें हर नया सुराग और गवाह इसे और अधिक रहस्यमय बनाता है। मृतक ने सफ़ेद शर्ट, लाल, सफ़ेद और नीली टाई, भूरे रंग की पतलून, मोजे और जूते पहने थे। इसके अलावा उसने भूरे रंग का बुना हुआ पुलोवर और फैशनेबल ग्रे और ब्राउन रंग का डबल ब्रेस्टेड जैकेट पहना था, जो अमेरिकन स्टाइल का बताया गया। उसके कपड़ों से सभी लेबल हटा दिए गए थे और उसके पास न टोपी थी, जो 1948 में असामान्य था, और न ही बटुआ था। पोस्टमार्टम किया गया और पैथोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि उसकी मृत्यु 1 दिसंबर की रात करीब 2 बजे हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक का दिल सामान्य आकार और स्थिति में था, लेकिन दिमाग वेंस में खून जमा था। गले और गले की नली में घाव था
पेट में गहरा जमाव था और भोजन के साथ खून मिला हुआ पाया गया। जांच में पता लगा कि मृतक का आखिरी भोजन एक पेस्ट्री थी जो उसने मौत से 3 से 4 घंटे पहले खाई थी। पैथोलॉजिस्ट जॉन ड्वायर ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो सकती थी और उन्होंने जहर का संदेह जताया। हालांकि पेस्ट्री को जहर का स्रोत नहीं माना गया। मृतक की पहचान, मृत्यु के कारण या यह तय करने में असमर्थ रहे कि 30 नवंबर की शाम को सोमरतन बीच पर देखा गया व्यक्ति वही था या नहीं, क्योंकि उस समय किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। थॉमस अर्स्किन ने मृतक के शव की फिर से जांच की और कई महत्वपूर्ण तथ्य खोजे। उन्होंने देखा कि मृतक के जूते असामान्य रूप से साफ थे और हाल ही में पॉलिश किए गए थे। उन्होंने कहा कि यह सबूत इस सिद्धांत के साथ मेल खाता है कि शव की मृत्यु के बाद सोमरटन पार्क समुद्र तट पर लाया गया हो सकता है। थॉमस ने यह भी अनुमान लगाया कि चूंकि कोई भी गवाह उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर सका जिसे उन्होंने पिछली रात देखा था, इसलिए यह संभावना बनी कि व्यक्ति की मृत्यु कहीं और हुई हो और उसे वहां फेंक दिया गया हो। हालांकि सभी गवाहों का मानना था कि यह निश्चित रूप से वही व्यक्ति है, क्योंकि शव उसी स्थान पर और उसी स्थिति में था। जांच के साथ साथ मृतक के पैंट की जेब में एक छोटा लुढ़काया हुआ कागज का टुकड़ा मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा था। यह शब्द समाप्त या खत्म का अर्थ देता है और यह ओमार खय्याम की रुबाइयात के अंतिम पेज पर पाया जाता है। कागज के पीछे का हिस्सा खाली था। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भर में उसी तरह के खाली पेज वाले रुबाइयात की खोज की। पुलिस की सार्वजनिक अपील के बाद रुबाइयात की एक कॉपी मिली जिसमें से एक पेज फटा था। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि यह पुस्तक 1941 की एक कॉपी थी। हालांकि इस पुस्तक की खोज के समय के बारे में कुछ अनिश्चितताएं हैं। कुछ समाचारों में कहा गया कि यह पुस्तक मृतक के मिलने से 1 या 2 सप्ताह पहले मिली थी, जबकि अन्य रिपोर्टों के अनुसार यह तुरंत बाद मिली थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि मृतक एक दिन पहले एडिलेड आया था। पुस्तक के पीछे कुछ धुंधले अक्षर पाए गए जो एक रहस्यमय कोड की ओर इशारा करते हैं। प्राप्त कोड का विषय यह है कि जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए और जब यह समाप्त हो तो कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। इस विषय के कारण पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि मृतक ने आत्महत्या की, लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसके अलावा पुस्तक के पीछे एक फ़ोन नंबर मिला जो नर्स जेसिका एलेन जो थॉमसन का था, जो मृतक के मिलने के स्थान के करीब रहती थी। थॉमसन ने पुलिस को बताया कि उन्हें मृतक का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन एक बार एक अज्ञात व्यक्ति उनके पड़ोसी से उसके बारे में पूछने आया था। अब इसका क्या मतलब था, कुछ भी नहीं पता लगा। 1949 में थॉमसन ने अपनी पहचान को गोपनीय रखने का अनुरोध किया, जिससे जांच में बाधा आई। हालांकि थॉमसन की बेटी का मानना था कि उसकी मां मृतक को जानती थी। यह सब मिलकर एक रहस्य का निर्माण करता है जो आज भी अनसुलझा है। एडिलेड के 2 प्रमुख समाचार पत्र द एडवर्टाइजर और द न्यूज़ ने मृतक के मामले को अलग अलग तरीके से कवर किया। द एडवर्टाइजर ने पहले दिन एक छोटे लेख में मृतक को ईसी जॉनसन के रूप में पहचाने जाने की बात कही, जबकि डू द न्यूज़ ने पहले पृष्ठ पर अधिक जानकारी दी और इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बताया। लेकिन 3 दिसंबर 1948 को ईसी जॉनसन ने पुलिस थाने में अपनी पहचान बताई, पर अगले दिन पुलिस ने बताया कि उसके फिंगरप्रिंट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड में नहीं थे। इसके बाद कुछ लोगों ने मृतक की पहचान रॉबर्ट वॉश के रूप में की, लेकिन यह पहचान कुछ समय बाद फेक साबित हुई। 1949 में अज्ञात व्यक्ति के शव को एडिलेड के वेस्ट टेरेस कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस सेवा का खर्च साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंडस्टैंड बुकमेकर एसोसिएशन ने उठाया ताकि उस व्यक्ति को गरीबों की दफनाई से बचाया जा सके। दफनाने के वर्षों बाद कब्र पर फूल मिलने लगे। पुलिस ने एक महिला से पूछताछ की जो कब्रिस्तान से बाहर निकलती देखी गई थी, लेकिन उसने उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसी दौरान स्ट्रैथमोर होटल की रिसेप्शनिस्ट इना हार्वे ने बताया कि एक अजीब व्यक्ति ने 30 नवंबर 1948 के आसपास होटल में कुछ दिन बिताए थे और उसके पास केवल एक छोटा काला बैग था जिसमें एक सुई जैसी वस्तु मिली थी। इस तरह इस मामले ने कई रहस्यों को जन्म दिया।
जो आज भी अनसुलझे हैं। 1978 में एबीसी टीवी ने द सोमरटन बीच मिस्ट्री नामक एक डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम बनाया, जिसमें रिपोर्टर स्टुअर्ट लिटिलमोर ने इस मामले की जांच की। 1994 में विक्टोरिया के मुख्य न्यायाधीश जॉन हार्बर फिलिप्स ने मामले की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु का कारण डिजिटालिस था। इसके अलावा कई थ्योरीज मौजूद हैं कि मृत व्यक्ति एक जासूस हो सकता है। दरअसल स्पाई थ्योरी यह कहती है कि उस समय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति के कारण कई देशों में जासूसी गतिविधियां तेज हो रही थीं, खासकर ऑस्ट्रेलिया में, जहां सुरक्षा एजेंसियों का पुनर्गठन हो रहा था और नई खुफिया एजेंसियों का गठन किया जा रहा था। ऐसे में संभावना है कि सोमरटन मैन किसी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का हिस्सा रहा हो। इस थ्योरी के अनुसार उसकी मौत किसी गुप्त मिशन का नतीजा हो सकती है, जिसे जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई हो ताकि उसकी पहचान का पता न चले। आगे चलकर 2021 में शव को दोबारा निकाला गया और डीएनए की कोशिश की गई। इस मामले की जांच के लिए डेरिक एबट के नेतृत्व में एक विश्वविद्यालय की टीम भी काम कर रही थी। विशेष रूप से उन्होंने पाया कि सोमरटन मैन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि वह केवल 1% यूरोपियों के मातृरेखा से संबंधित था। इसका मतलब यह है कि वह एक दुर्लभ जीन समूह से संबंधित था, जो बहुत कम यूरोपीय लोगों में पाया जाता है। हालांकि इस मामले में अभी भी कई रहस्य और प्रश्न बने हुए हैं। 26 जुलाई 2022 को डेरिक एबट और कोलिन फिट्जपैट्रिक ने यह घोषणा की कि सोमरटन मैन वास्तव में कार्ल चार्ल्स वेब थे, जो 16 नवंबर 1905 को मेलबर्न के फुट्सक्रे में जन्मे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उपकरण निर्माता थे। एबट ने यह पहचान 1940 के दशक में दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा बनाए गए प्लास्टर मृत्यु मास्क से मिले बालों के तंतुओं से की। उनकी जांच में वेब के दूर के 2 चचेरे भाइयों के वंशजों से मेल मिले। 2022 में वेब के जीवित रिश्तेदारों में से किसी ने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। प्रारंभ में वेब की मृत्यु से पहले की कोई तस्वीर झात नहीं थी, लेकिन आगे की जांच में 1921 में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम की एक तस्वीर में उनकी संभावित उपस्थिति मिली। कार्ल की पत्नी डोरोथी ने बताया कि उनका पति एकांत प्रिय, शांत जीवन जीने वाला, लेकिन मूडी और हिंसक था। 1946 में एक आत्महत्या के प्रयास के बाद डोरोथी ने उनके खिलाफ कई वर्षों की शारीरिक और मौखिक हिंसा के कारण भाग लिया। उन्होंने 1951 में तलाक के लिए आवेदन किया, जो 1952 में मंजूर हुआ। एबट का अनुमान है कि कार्ल वेब एडिलेड में जाकर अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल कार्ल का संबंध जॉन्स परिवार से भी था, जिनका एक सदस्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारा गया था। यही कारण हो सकता है कि सोमरटन मैन ने अमेरिकी मूल के कपड़े पहने हुए थे, जो उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा एबट का मानना है कि कार्ल वेब को गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं और उन्होंने आत्महत्या करने के लिए जहर का सेवन किया हो सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि इतने शोध, थियोरीज और दावों के बावजूद आज भी यह रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। क्या सोमरटन मैन वास्तव में कार्ल वेब था, या वह कोई और था जिसकी पहचान अब तक छिपी हुई है? ये सवाल अभी भी है, और यही बात इस मामले को आज भी एक पहेली बनाए रखती है। यह भी एक दिलचस्प सवाल है, क्या सोमरटन मैन कोई एलियन हो सकता है? कल्पना कीजिए, अजीब भाषा में लिखा हुआ तमान शुड़ का नोट, मृत व्यक्ति की अजीबोगरीब शारीरिक स्थिति और उसकी पहचान से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी न मिलना, यह सब किसी विज्ञान फैंटेसी कहानी जैसा लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी शरीर की संरचना और कपड़ों में मिले असामान्य तत्वों से यह सवाल उठ सकता है कि वह किसी और ग्रह से आया हो। इस तरह सोमरटन मैन की कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या वह एक साधारण व्यक्ति था या किसी गुप्त मिशन का हिस्सा? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आपकी क्या राय है? क्या आप किसी और थ्योरी पर विश्वास करते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियों का हिस्सा बन सकें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करते रहें, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कई रहस्य आपके इंतज़ार में हैं।